पास में कि नहीं? नहीं सर, दे दिया हुआ है, ठीक है, निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका हो गया। अभी प्राइस निकालनी है अपने को। ईपीएस से चलते हैं। ईपीएस है अर्निंग पर शेयर। ईपीएस हो गया अर्निंग मतलब पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ से भाग देने से काम हो जाना चाहिए मेरे समझ से। पैट कितना है अपना? पैट तो दिया हुआ है 80,000, नहीं? नंबर ऑफ शेयर्स अपने को मालूम करना है, मालूम नहीं अपने को, इज इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गया आपका 80,000। यस सर, ये तो क्लियर हो गई ना। नंबर ऑफ शेयर्स 80,000 हो गया, तो एक चीज तो यहाँ मालूम चल गया अपने को कि P इंटू 80,000 डिवाइडेड बाय नेटवर्थ इज इक्वल टू 12। अब प्राइस निकाले नहीं अपने को। अब प्राइस टू अर्निंग में चलते हैं। प्राइस टू अर्निंग में P टू E इज 12 दिया हुआ है ना, और अर्निंग पर शेयर से अपने को निकल जाएगा अर्निंग। अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू 1। तो प्राइस कितना हो गया? 12 हो गया। मार्केट प्राइस 12। हाँ, तो प्राइस यहाँ फिट कर दिए 12 इंटू 80,000 डिवाइडेड बाय नेटवर्थ इज इक्वल टू 12। सही आ रहा है क्या? प्राइस टू अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर कितना दिया हुआ है? 1 पर ना। अनुज जी, हाँ जी, अभी तो बहुत आदमी होता नहीं, आप थोड़ा देख लीजिए ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। तो नेटवर्थ बिकम्स 80,000 और अपने को निकालना क्या है? निकालना अपने को एसेट्स टू नेटवर्थ रेशियो ना। तो एसेट्स है 10 लाख को डिवीजन करेंगे। 10 लाख डिवाइडेड बाय 80,000 कितना होता है? 3 शून्य कट गया और 1000 पे एक जीरो और कट गया। 100/8 कितना होता है? 12 कटे 96। 12 पॉइंट कुछ आंसर है कोई इसमें? नहीं सर, नहीं, कोई आंसर नहीं आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। आप में से कितने का आंसर आया था? 5 के आसपास, सॉरी 12 के आसपास में। नहीं सर नेट ऑफ 80,000 कैसे हो सकता है? 80,000 तो नंबर ऑफ शेयर। सर नंबर ऑफ शेयर तो 80,000 है। नंबर ऑफ शेयर 80,000 है ना। नेटवर्थ 80,000 into book value, then the net worth will come. हाँ, बुक वैल्यू कितना है अपना? बुक वैल्यू वैल्यू सर निकलना बुक वैल्यू 36। करंट मार्केट प्राइस 12 आ रहा है। देखो, प्राइस टू बुक वैल्यू अपने को दिया हुआ है। एक काम करें, डिवीजन कर दे स्ट्रेट ना। प्राइस टू अर्निंग डिवाइडेड बाय प्राइस टू बुक वैल्यू, ऐसे कर दे तो ये 1 हो गया। प्राइस कट गया। बुक वैल्यू अपॉन अर्निंग इज इक्वल टू 1। ये तो ठीक है ना। और अर्निंग अपने पास में नहीं है। बुक वैल्यू, अच्छा बुक वैल्यू को भी ब्रेक कर देते हैं। बुक वैल्यू हो गया आपका नेटवर्थ डिवाइडेड नंबर ऑफ शेयर्स, और अर्निंग क्या हो गया? पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, है ना। तो नंबर से कट गया, तो नेटवर्क डिवाइडेड बाय नेटवर्क बिकम योर पैट। यहाँ तो ये आ रहा है नेटवर्क बिकम योर पैट। अभी हम लोग बनाए भी थे। नेटवर्क कितना था? 80,000 ही आ रहा था हमारा नेटवर्क में, और पैट हमारा कितना आ रहा है? पैट हमारा आ रहा है 80,000। हाँ सही है, पैट 80,000 आ रहा है। तो आंसर तो हमारा रास्ता इधर से चेक करने से बन ही रहा है ठीक ठाक। आई थिंक आंसर ना गलत है इसमें, आंसर गलत लग रहा है मेरे को। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो नहीं कंफ्यूज नहीं करेंगे, कल हम बना करके आपको पोस्ट कर देंगे। आई थिंक रीचेक कर लेना। अभी हमने क्या किया ना, अभी हमने क्या किया कि अपने को P दिया हुआ है 12 और P भी दिया हुआ है 12, यही है ना। दोनों 12 है कि नहीं? ओहो, प्राइस टू बुक वैल्यू 1:3 है सर। 12 कहाँ लिखा? यस तभी तो चेंज सर, actually price to book value I can calculate book value is coming 36. एक सेकेंड, अभी बन जाएगा। हमने नंबर ही गलत लिया तो क्या करें, गलती तो अपनी होगी ना। प्राइस टू बुक वैल्यू, हाँ इसको बनाता हूँ, कागज इसको सीधा डिवीजन करते हैं। प्राइस टू अर्निंग डिवाइडेड बाय प्राइस टू बुक वैल्यू।
ठीक है, 12/1 ऊपर गया 3, तो प्राइस कट गया, बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय अर्निंग इज इक्वल टू 36। बुक वैल्यू क्या होता है? नेटवर्थ डिवाइडेड नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग क्या होता है? पैट डिवाइडेड नंबर ऑफ शेयर्स। तो पैट 36, नेटवर्थ हो गया आपका 36 गुना पैट। पैट कितना निकाले हम लोग? 80,000 निकाल चुके हैं ना पैट, 80,000। है ना। तो ये हो गया, आप एसेट से डिवाइड कर दीजिए। 10 लाख आपका एसेट्स है, डिवाइडेड बाय 36 गुना 80,000। 1 2 3 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य कट गया, तो 100 डिवाइडेड बाय 36 गुना 8, तो 4 दूनी 8, 4 का 25 और 25/72। कितना आंसर होगा? जरा को डिवीजन करेंगे। 25 डिवाइडेड बाय 72, 0.34 is coming. 0.34। हाँ, तो आंसर यही होना चाहिए इसका, लेकिन ये इसमें है नहीं। एसेट्स नहीं सर, आंसर यही आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं। 0.34 पक्का ना? डिसमिल डालने से 0.34 ही आ रहा है। आपने आई थिंक एक आदमी बनाया भी तो है ना, देख लो उनका बनाया हुआ मैच करता है कि नहीं। एक आदमी बनाया भी तो है ना, ये बना हुआ है। मार्केट कैप 3 गुना 12। हाँ सही, तो इनका ही बनाया हुआ है, बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका आंसर 0.34 है। हमारा भी आंसर वही है, आपका भी आंसर वही है, लेकिन आपका जो बनाए है ना बहुत मुश्किल करके बनाए हैं, इतना करने का दरकार नहीं था। मैं आपको फोटो पोस्ट करके दूं? नहीं सर, पहले से ही बनाया था जी, पहले आपने पोस्ट का फोटो। फोटो तो आंसर नहीं आ रहा था, इसलिए ये फॉर्मूला ट्राई किया। काफी घूम के गए, मैं एक पोस्ट करता हूँ। पहले आपने जैसे बोला था ना, ऐसे ही बनाया, बुक वैल्यू लेके उसके बाद नेटवर्क वहां से निकल के ऐसे ही बनाया था, लेकिन आंसर नहीं आ रहा था इसलिए। इतना करने से टाइम निकल जाएगा ना। हम 1 मिनट, हम एक पोस्ट करते हैं, ये देखिए। हमने क्या किया ना, जो 2 रेशियो दिया हुआ है ना, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू, उसको डिवीजन कर दिया। तो हमको वहां से बुक वैल्यू अपॉन अर्निंग निकल गई 36, और बुक वैल्यू से नेटवर्थ निकाल दिया, अर्निंग से पैट निकाल दिया। पैट मालूम था, नेटवर्थ निकल गया। दिखाई पड़े? यस सर। है ना। और फिर अपने को तो एसेट्स दिया हुआ है, तो इधर से निकल गया। अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन वगैरह जो निकाल के लाए, वो सब प्रोसेस तो जो गुणा गुना भाग का ही है, लेकिन इतना करने का हमको डिवीजन करने से ही काम आ गया। कोशिश करना यह है कि जो हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए था? नेटवर्थ चाहिए था। नेटवर्थ कहाँ छिपा हुआ है? बुक वैल्यू में। बुक वैल्यू को पकड़ते चलने से, तो बुक वैल्यू में एक नेटवर्थ है और दूसरा है नंबर ऑफ शेयर्स है। नंबर ऑफ शेयर्स को निकाल देंगे तो अपना काम हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स प्राइस टू अर्निंग में था, सॉरी ईपीएस में था, अर्निंग्स पैट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स था। वहां से नंबर ऑफ शेयर्स को नॉक ऑफ कर दिए तो पैट पे आ गया, और पैट हम लोग को दिया हुआ है, तो वहां से नेटवर्थ निकल गया। नेटवर्थ निकल गया, 2 स्टेप में नेटवर्थ निकल गया, डिवीजन कर दिया। यस सर। तो आंसर गलत है। फिर भी एक बार हम देखेंगे ठंडे दिमाग से। और Sir, also can you help with question 6? Can you just help us solve that question? 6 क्वेश्चन, Question on math. Yeah. 6 क्वेश्चन। Yes, question number 6. 6th में, a company has share of a face value of ₹10, capital is ₹30 lakh, P ratio of the company is 12 and APS is ₹10. Calculate the market capitalization। तो इसके लिए आपको प्रेजेंट प्राइस चाहिए और नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, ठीक है ना? वो तो सही है, ठीक है, हो गया। नहीं तो नंबर ऑफ शेयर्स तो मिल जाएगा आपको आसानी से। 10 लाख 30 लाख का कैपिटल है और 10 रुपए का शेयर है, तो 3 लाख शेयर हो गया ना नंबर, ठीक है ना। और आपको चाहिए फिर उसके अलावा प्राइस, तो प्राइस आपको कहां से मिल जाएगा? वो मिल जाएगा आपको पी रेशियो से।
ई फॉर प्राइस, ई फॉर अर्निंग शेयर, ईपीएस 10 से डिवीजन कर देंगे तो प्राइस आई थिंक 120 रुपया है इसमें। 120 जो 3 लाख 120 मतलब 3 लाख 360 लाख रुपए आंसर आ जाएगा इसमें। आपको देखिए चाहते क्या है, मांगता क्या है, मांगता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसको ब्रेकअप कर लिया। एक आपको वहां पे चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स, एक चाहिए प्राइस। तो नंबर ऑफ शेयर्स फर्स्ट लाइन में मिल गया और प्राइस पी रेशियो में पी लिखा हुआ है प्राइस, बस वहां से ई नॉक ऑफ किए, प्राइस निकल गया आपका। उल्टा चले थोड़ा सा, कोशिश कीजिए कि जो डिमांड कर रहा है उसी को पहले ब्रेक करके देखिए कि वो क्या खोज रहा है। यदि वो जो खोज रहा है वही ट्रेस करना है। जैसे हम उधर से चलेंगे तो फिर बहुत जगह जा सकते हैं ना घूमते फिरते, वैसे नहीं, उल्टा चले। फर्स्ट लाइन लिखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट प्राइस। नंबर ऑफ शेयर्स ऊपर से निकल गया, अब प्रेजेंट प्राइस आपको पी फॉर प्राइस है तो पी से निकलेगा वो, पी में ई हटा देना, ई है आपका ईपीएस अर्निंग पर शेयर से। 10 रुपए डाल दिया आपने वहां पे, वो 12 गुना 10 120 हो गया, 120 गुना 3 लाख। ठीक है, इसको फिर भी एक बार देख लीजिएगा, है ना। आई होप कि लिखा गया है तो इसको सही कर लेंगे हम, है ना। कोशिश कीजिए डिवीजन में बहुत कुछ, जितना भी सवाल देखते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा ना, वो देखिएगा डिवीजन में सॉल्व हो जाता है बहुत जल्दी। डिवाइड करेंगे तो 2-3 छोटी नॉक ऑफ हो जाता है, तो वो थोड़ा सा अच्छा। चलिए आज अंतिम में 2 चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसको कर लेते हैं पहले। उसके बाद हम लोग ना 1 घंटे के लिए, जब आप बोलिएगा ग्रुप में 3 आदमी भी लिख देंगे कि सर इस दिन हम लोग बैठना है, बस हम बैठ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उस दिन खाली Q&A सेशन होगा, 3 आदमी कम से कम चाहिए। 3 आदमी इकट्ठा होकर ग्रुप पे लिख दीजिएगा कि भाई इस समय फ्री है तो जरा हम लोग बैठ लेते, या इस दिन बैठ लेते, हम लोग कुछ सवाल है अपने पास में क्वेरी करने का, या क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे वहां पे। तो नहीं तो फिर हम तो बुलाएंगे ही कभी ना कभी आपको, तो 1 आवर के लिए, ठीक है ना। तो वैसे चलते, जब तक एग्जाम नहीं है तब तो चलते। आई थिंक 3 लोग एग्जाम का फॉर्म फिलअप किए ना, 3 पर्सन्स, 3 लोग एग्जाम का फॉर्म, और कुछ लोग एग्जाम का फॉर्म फिलअप करेंगे तो फिर मोमेंटम अच्छा हो जाता है ना। 8 लोग आए हैं, 7 लोग, मतलब कि गौतम जी तो नहीं है, तो 7 लोग आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। ये इसमें तो कोई खास चीज नहीं है, क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्च 2 चैप्टर लास्ट का है, बस एक बार खाली पढ़ लीजिएगा। जो नोट्स भेजा उसके बाद देख लीजिएगा, कुछ खास चीज में। इसमें सवाल 1 या 2 नंबर के, मैक्सिमम 2 सवाल हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे, और वो भी बहुत सिंपल सवाल है। जैसे बेसिक बात है कि आपको यदि अच्छा रिपोर्ट तैयार करनी है तो आपको क्लैरिटी ऑफ आइडिया होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी ऑफ डिलीवरी होनी चाहिए। नहीं, सब कोई भी चीज हम बच्चों को बोलते हैं ऐसे लिखने के लिए, तो यही बोलते लिखने के लिए, है ना। आर्गुमेंट को बढ़िया से लिखो, नैरेटिव स्ट्रक्चर्स, है ना, क्रिएट कस्टमाइज रिपोर्ट। तो ऐसे ही रिपोर्ट लिखने का तरीका क्या है, वो चीज है, थोड़ा सा इसको देखना ये तरीके से। आप देखिए रिपोर्ट लिखने का प्रोसेस स्टेप्स 3 दिया है, प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, एडिटिंग। मतलब पहले तो प्लान क्या करना है, आपको उस कंपनी के बारे में क्या क्या मालूम करनी है, कैसे स्टडी करना है, क्या क्या स्टडी नहीं करना है। उसके बाद आप उसको हिसाब से एग्जीक्यूट करते हैं, तो एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, नोट्स जिसको बोलते हैं, फिर फाइनली एडिट करके उसको पोस्ट कर देते हैं। तो ये तरीका है, सिंपल चीज नहीं, ऑल थ्योरी पर पढ़ने से काम चल जाएगा। फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट, व्यू बेस्ड रिपोर्ट, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आज के वक्त में। फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट के साथ साथ व्यू बेस्ड रिपोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज के वक्त में जितने इंफॉर्मेशन हमारे पब्लिश्ड फिनेंशियल इंफॉर्मेशन में होते हैं, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आजकल बाजार में यूं ही फ्लोट होते रहते हैं। तो जो हम लोग बात करते हैं ना कि आप कंपनी विजिट करेंगे, सीएफओ से मिलेंगे, इसका मतलब क्या है? यू विल एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन। अब कंपनी बता रही है कि साहब हम अगले तिमाही में या अगले 1 साल में हमने प्रोडक्शन को डबल कर देना है, तो ये व्यू बेस्ड हो गया, क्योंकि इस पे आप अपना व्यू बिल्डअप कर रहे हैं। ये हुआ नहीं हुआ तो नहीं मालूम, बट आप व्यू बिल्डअप कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब इन्फोसिस ने एक नए एमडी को हायर किया था, मिस्टर सिक्का जो है वो सैप कंपनी, जर्मनी की एक कंपनी है सैप, उसके सीईओ हुआ करते थे। और वो वहां पे जॉब छोड़ के सैप कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, दुनिया के अंदर लार्जेस्ट कंपनी में सैप आती है, और सैप छोड़ करके जब इन्फोसिस में आए तो पहला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने बोला कि हम इन्फोसिस में 30% का इस बार हम बॉटम लाइन ग्रोथ देंगे, मतलब पैट में ग्रोथ 30% होगा, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला।
और बाजार 1 घंटे के अंदर में शूट कर गई, बाजार शूट कर गई, लेकिन फिर बाजार गिर गई। क्यों गिर गई? तो बहुत लोगों ने ये रिपोर्ट दिया बाद में कि साहब हर साल इन्फोसिस यदि 20% बोलती है तो हमेशा डिलीवरी आधा ही करती है, 10% ही करती है। यदि 30% ये बोले तो 15% ही होगा। ये तो व्यूज था ना, ये तो व्यूज था, बट बाजार व्यूज को रिस्पॉन्ड किया। तो जब आप रिपोर्ट लिखते हैं तो उस रिपोर्ट में आप CFO, CEO, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, इन सब के इंटरप्रिटेशन भी करते हैं, उसको हम व्यूज रिपोर्ट बोलते हैं। उस हिसाब से इंडस्ट्री का आउटलुक वगैरह, जैसे 5G आ रही है, इथेनॉल गैस, इथेनॉल बेस्ड एनर्जी सिस्टम आ रहा है, इंडिया में चिप्स के प्रोडक्शन शुरू होने वाले हैं, ये सब फ्यूचरिस्टिक इन नेचर है। अब इसको हम फैक्टर करेंगे तो कंपनी कितना ग्रो करेगा, ये तो अब सोचने की बात है, ये आपका व्यूज बेस्ड हो जाएगा। तो हमेशा जब हम लिखते हैं फंडामेंटल का करते हैं काम, तो उसमें दोनों बात का ध्यान देना पड़ता है कि पास्ट परफॉर्मेंस तो आपके पास में पब्लिश्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में छिपा हुआ है, बट जो आगे होने वाली, जिससे आज की प्राइस चेंज होने वाली है, उसके लिए आपके इंपॉर्टेंट, आपके एजम्पशंस, आपके एस्टिमेट्स बहुत बिकम, ऑल दोज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, थिंग्स टू वॉच आउट क्या बोलता है, आपको अननेसेसरी डिटेल्स नहीं देनी चाहिए, लोग पढ़ते नहीं है। लॉन्ग सेंटेंसेस हमेशा, कभी भी कोई चीज लिखते हैं लॉन्ग सेंटेंसेस मत लिखिए, लॉन्ग सेंटेंसेस कोई नहीं पढ़ता है, प्लस मीनिंग कंफ्यूज हो जाते हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करते हैं लॉन्ग सेंटेंसेस का। नहीं, नो प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होती, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपकी होनी चाहिए, इनकंसिस्टेंट व्यूज नहीं होनी चाहिए, मतलब जो मर्जी कभी बहुत पॉजिटिव हो गया, बहुत निगेटिव हो गया, तो वो सही नहीं है। नहीं, कुछ तो आपको एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोले कि कोई आदमी सेल्स को देख करके ही चलते हैं कि सेल्स है तो कंपनी फिर रिवाइव कर जाएगी, तो एक स्ट्रक्चर हुआ। कोई बोलते नहीं हम प्रॉफिट में देखते हैं, प्रॉफिट यदि है तो कंपनी में हमारा इंटरेस्ट है, तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। नहीं, कोई कंपनी में ये लेके चलते कि साहब जैसे कंट्री का यदि टैक्स कलेक्शन अच्छा हो रहा है तो सब कुछ ठीक हो रहा है। टैक्स कलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि लोग काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो टैक्स भी कर रहे हैं। बट होल्डिंग वन व्यू एट वन प्लेस एंड होल्डिंग डिफरेंट व्यू एट डिफरेंट प्लेस एंड दैट इज कंट्ररी व्यू, एक दूसरे के बीच में आपस में तारतम्य नहीं हो, तो फिर थोड़ा दिक्कत होता है। इनकंसिस्टेंट व्यू, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज अवॉइड करनी चाहिए, ये करें। नहीं, क्योंकि ये भी है रेटिंग कन्वेंशन। हर चीज को तो आप मतलब नहीं बोल सकते हैं कि ये कितना बढ़िया है। नहीं, जैसे आप होटल में खाना खाते हैं तो ये बोलना कि कितना अच्छा खाना है कितना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। खाना अच्छा है कोई बोलता है अच्छा है, कोई बोलता है बहुत अच्छा है, कोई बोलता है एक्सेलेंट है, सबके अपने अपने बोलने के तरीके हो गए। तो यहाँ पे ना एक स्केल बनाया गया था, आप लोग जरूर यूज करते होंगे, उसको बोलते हैं लिकार्ट स्केल, बोलते हैं लिकार्ट स्केल। वो क्या है, बड़ा आसान है। वो है कि जैसे आप होटल में खाना खाने निकलते हैं, निकल के आते हैं, तो वो एक कागज थमाता है आपको, जो खाना सर्व किया है ना उसने, खाना एक कागज, सर इस पे फीडबैक दे दीजिए। तो फीडबैक में उस पर लिखा रहता है प्लीज गिव योर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन 1:10 के बीच में, 10 बेस्ट 1 खराब। अब जो एक्सेलेंट को बेस्ट मानते हैं वो 10 देंगे, जो गुड को बेस्ट मानते हैं वो भी 10 ही देंगे, जो वेरी गुड को बेस्ट मानते हैं वो भी 10 देंगे। नहीं, तो देखिए वर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं, बट नंबर्स में आपको स्केल करने में सुविधा हो जाती है। इसको बोलते हैं लिकार्ट स्केल, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये भी स्केल बनाया हुआ है कि बाय, ओवरवेट, होल्ड, अंडरवेट, ये सब लिखा हुआ है कि अब आपको ये देना कि साहब कितना रिस्क है, दिक्कत लग रहा है, कितना आमदनी प्रॉफिट का कितना, तो इस तरह के वर्ड से उसको आइडेंटिफाई कीजिए। इसको रेटिंग कन्वेंशन बोलते हैं, ओवरवेट, अंडरवेट, बाय, सोल्ड, होल्ड, ये सब ना। तो इसको भी लोग यूज करते हैं ताकि आपका मैसेज जो है सो क्लियरली कम्युनिकेट हो जाए। करेक्ट है। चेकलिस्ट बेस्ड अप्रोच टू द रिसर्च रिपोर्ट। आप जब भी कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि आपको ये 10 चीज देख करके ही रिपोर्ट लिखनी है। नहीं, कभी किसी ने ऑडिट किया है या ऑडिट होते हुए देखे हैं कि नहीं? आप में से कोई आदमी देखे किसी को ऑडिट होते हुए? अपनी कंपनी में ऑडिट करवाया होगा, चाहे ऑडिट होते, तो ऑडिटर जब आता है तो वो चेकलिस्ट लेकर के आता है कि हमको ये 25 चीज देखनी है, उसके अलावा और जो देखना है देखेंगे, बट ये 25 चीज देखनी है। और वो देखने के बाद टिक लगाता है, देखने टिक लगाता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन डन, सैलरी शेड्यूल डन, सस्पेंस अकाउंट डन, सस्पेंस शेड्यूल ओके, बैंक अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन डन, नहीं एट पार रिकॉन्सिलिएशन डन, डिविडेंड रिक्लेम, अनक्लेम डिविडेंड रिकॉन्सिलिएशन डन। ऐसे करके वो अपना एंट्री लेकर आता है। ये चेकलिस्ट हुआ।
तो आप भी यदि अब जैसे आप NISM की तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, तो चेकलिस्ट बना के रखा होगा कि हम कम से कम 300 क्वेश्चन बनाएंगे, हम कम से कम 20 बार जो है सो बुलेट पॉइंट्स को पढ़ लेंगे, कम से कम 15 बार रिकॉल करेंगे, कम से कम 4 क्वेश्चन सेशन को अटेंड करेंगे, कम से कम 1 बार हम खुद अपने आप से बोलेंगे, अपने आप को सुनेंगे। ये चेकलिस्ट है आपका, और आप उसको टिक करते हैं, एग्जाम के लिए तैयार रहते हैं। चेकलिस्ट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि आपने कुछ छोड़ा नहीं, और ये डिसिप्लिन करता है हमारे काम को, हम कुछ मिस नहीं कर जाएं, इसको डिसिप्लिन करता है चेकलिस्ट। तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है, इसको जरूर करना चाहिए। लिखता है डिस्ट्रैक्शन, it becomes imperative to note down important decision drivers in a disciplined and committed manner. Please remember that market rewards disciplined investing and often punishes emotional, distracted and disorganized approach. नहीं, यदि हम इस तरह का इमोशनल, डिस्ट्रैक्टेड, डिसऑर्गेनाइज्ड, इमोशनल कहां से आ गया? बिहेवियरल फिनांस से, बायसेस, डिस्ट्रैक्टेड या डिसऑर्गेनाइज्ड हमारा काम होता है, तो हमारा रिपोर्ट में जो है सो वो कंसिस्टेंसी नहीं होती है, लोग उसका अच्छा वैल्यू नहीं निकालते हैं। इस तरह का चेकलिस्ट दिया है नहीं, क्वालिटेटिव प्रोग्राम के पैरामीटर्स के बारे में क्या क्या देखेंगे आप, फिर होगा क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स के बारे में क्या क्या देखेंगे आप, नहीं क्वांटिटी भी है। तो देखिए क्या क्या दिखता है, इस तरह का बहुत लंबा चौड़ा चेकलिस्ट है, इतना तो खैर सब लोग नहीं देखते हैं। डू आई अंडरस्टैंड द बिजनेस डिटेल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत जरूरी, बहुत ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत जरूरी है। आपको कैंप्स का, BSC का, HDFC AMC का, बिरला AMC का जो शेयर्स है, इसको देखने का तरीका अलग होगा, CDSL का अलग तरीका होगा, और आप ITC का देखेंगे और ब्रिटानिया का देखेंगे तो अलग तरीके से देखेंगे, दोनों में फर्क हो जाती है, याद रखिएगा। क्यों? ये सब कंपनी में कैप्टिव बिजनेस मॉडल है। भाई इंडिया है तो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट है तो BSC है, BSC प्लेटफॉर्म है, कोई बाय करे सेल करे, बाजार ऊपर जाए, BSC को आमदनी होनी है। आपका CDSL में अकाउंट है तो उसको सालाना पेमेंट मिलनी मिलती है। AMC में पैसे पोर्टफोलियो के पड़े हुए, AMC को फायदा नुकसान हो, आपको फायदा नुकसान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, AMC को फायदे होंगे। डिफरेंट तरीका है इसका, डिफरेंट स्केल, इसकी वैल्यूएशन ज्यादा होती है। और वही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वहां पे अलग तरीके से रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं। नहीं, तो कैप्टिव बिजनेस मॉडल एक अलग, इसलिए डू आई अंडरस्टैंड द बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कोई साइक्लिकल स्टॉक है, तो जब साइकिल का समय आएगा तो फिर उसमें गेन होंगे, एग्री बेस्ड कंपनी, केमिकल बेस्ड कंपनी, इन कंपनीज के सीड्स हुए, फर्टिलाइजर्स हुए, या रेलवे के स्टॉक्स हुए, रेलवे से जुड़े हुए कंपनियों के स्टॉक्स, मतलब इन सब का एक साइकिल होता है। तो आप यदि बिजनेस साइकिल को समझते हैं तो आप बिजनेस को समझते हैं, इसको इस तरीके से देखना है आपको। नहीं तो ये बात बहुत जरूरी है कि है ना, डिटेल्स ऑफ टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक कंपनी सुबेक्स थी, अभी भी है, नाम सुना कि नहीं आप में से किसी ने? सुबेक्स। अब ये कंपनी किसी जमाने में बहुत अच्छी कंपनी हुआ करती थी, इसका पैटर्न, पॉलिटिकल पैटर्न, इसमें इसके जो मालिक हुआ करते थे वो किसी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, तो किसी जमाने में बहुत बेहतरीन कंपनी थी। फिर बाद में नॉर्मली यही होता है, यदि पॉलिटिकल फैमिली का बैकग्राउंड का कंपनी हो तो फिर उसको उसमें रिस्क बहुत होती है। नहीं, मोजर बियर का नाम सुने कि नहीं? सेम कहानी, किसी जमाने में मोजर बियर के बिना आप कंप्यूटर ऑन नहीं कर पाते थे, सबके पास सीडी मोजर बियर की होती थी, और वो पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से था। बाद में फिर वही दिक्कत हुई, कुछ गड़बड़ नजर आया और फिर वो भाग गए। कॉफी कैफे डे, नहीं ये भी पॉलिटिकल फैमिली से, तो ये बड़ा रिस्क होता है, इसमें ध्यान रखिएगा। ये भी बिजनेस को अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि पॉलिटिकल पैटर्न यदि कंपनी में हो तो रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है, करेक्ट ना? तो सुबेक्स में भी ये प्रॉब्लम थी, फिर वो नुकसान होने लग गया, तो ऐसा नुकसान हुआ कंपनी के प्रमोटर को भागना पड़ा, ही लेफ्ट द कंपनी, कंपनी में कोई प्रमोटर नहीं बचा, और 10 साल कंपनी चली बिना प्रमोटर के, लेकिन कंपनी चली 10 साल। क्यों चली? क्योंकि 2 सॉफ्टवेयर दुनिया या आप बोले कि टॉप 200 कंपनी दुनिया की ले लेंगे ना, तो उसमें से 200 टॉप कंपनी में से कम 50 से 70 कंपनी ऐसी होगी जो सुबेक्स के एक सॉफ्टवेयर को यूज करती है। इसको बोलते हैं फ्रॉड डिटेक्शन अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम में हम फोरेंसिक का काम करते हैं,
कोई फ्रॉड वगैरह हो रहा है तो उसको कंप्यूटर सोच समझ के पकड़ लेता है। तो इसका एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है। सुबेक्स ने ये सॉफ्टवेयर आज से कुछ 12 साल पहले बनाई थी, 13 साल पहले बनाई थी। तो फ्रॉड डिटेक्शन का ये सॉफ्टवेयर जिसने खरीद लिया है उसको तो भाई कोई छुड़ेगा नहीं। और दूसरा इन्होंने कि फ्यूचर रेवेन्यू एस्टिमेशन, आप बिजनेस करते हैं तो फ्यूचर में रेवेन्यू क्या होगा, इसका भी इन्होंने एक नया सॉफ्टवेयर, ये 2 सॉफ्टवेयर सुबेक्स की ऐसा सुपर हिट हो गया कि जितने कंपनीज ने इसके, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, सैप, ये सारी कंपनियां इससे सॉफ्टवेयर, ये कंपनी का अपना कारोबार समझिए हवा में था, बट इसके 2 सॉफ्टवेयर चल रहे थे लगातार, तो हर साल इनको रेवेन्यू आ रही थी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि आपको टेक्नोलॉजी यदि आपके पास है तो फिर कंपनी में इंटरेस्ट होता है। और वही हुआ, 5-6 एम्प्लॉई यूएस में किसी डिफरेंट कंपनी में काम करते थे, वो इस कंपनी को में एम्प्लॉय बने, ई शॉप लिया और कंपनी को चलाया। अब कंपनी रास्ते पे है, अब सरप्लस में। अभी पोजीशन क्या है सुबेक्स का? अभी सुबेक्स का पोजीशन क्या है? अभी इसका दाम, एक सेकंड अभी देखा, 1 मिनट होल्ड कीजिए। आपको दिखाई पड़ रहा है, मैं डैशबोर्ड खोल रहा हूँ। यस सर। 34 से 34 रुपए। तो इतना 10 रुपए से नीचे का शेयर था किसी जमाने में, 5-6 रुपए का शेयर हो गया था शायद। अभी अब रिसर्च का मतलब क्या है, जितना मैंने आपको बताया ना, ये सब चीज आपको मालूम होनी चाहिए। रिसर्च ये कैसे होगा? झांकने से, डूबने से। देखिए 1992 में कंपनी बनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की, करेक्ट ना? और ये कंपनी जो है सो, इसको मैक्स में देखिए, इसकी प्राइस किस जमाने में ये थी, प्राइस कितने रुपए की? 700 रुपए की प्राइस। और जब कंपनी में खत्म हो गया, कंपनी देख रहे हैं करीबन 2012 के आसपास से लेकर के 10 साल कंपनी रुलाया होगा। कितने लोग को रुलाया होगा? सब लोग निकल गया होगा। कितने रुपए का शेयर है ये? इस वक्त में 10 रुपए का शेयर देख रहे हैं, 10, 8, 12, ये 10 साल रहा। सोचिए आप, बताइए कोई कंपनी 10 साल इस तरह से रहे, मरे नहीं, इसकी वजह क्या थी? तो ढूंढना पड़ेगा। और उसके बाद इस जगह के आसपास में है ना, कंपनी फिर से उछाल आई। ये तो 60 रुपए चला गया था दोस्त, अभी फिर से ये 25 रुपया हुआ, फिर बढ़ करके अभी ये, तभी कंपनी ठीक है। नीचे देखिएगा कंपनी का भी है ना, ईयर ऑन ईयर देखिए, ईयर ऑन ईयर देखिए तो पीएल अकाउंट ईयर में 11 से लेकर के 22 तक है ना। आप देखिए पैट से मालूम चल जाएगा। बीच में कंपनी को 1 साल 2 साल ये तो ठीक है, 3 साल 4 साल ये तो खैर यहाँ पे बुक एंट्री है, 4 साल इनको लॉस हुआ है, देख रहे हैं? 4 साल पैट में लॉस हुआ है, लेकिन फिर कंपनी रिवाइव कर ली, 1 2 3 4 5 प्रॉफिट नहीं, कुछ तो वजह थी। तो अब देखिए कंपनी क्या क्या कर रही है। कंपनी में कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ, ये बैलेंस शीट है ना, हाँ, और उसका कंपनी बायबैक करती है, देख रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स कम हुए। आई थिंक कंसोलिडेशन हुआ, बायबैक नहीं हुआ, कंसोलिडेशन हुआ। यहाँ पे हमें करने के पैसे इसके पास में नहीं थे। और इस कंपनी में आप देखिए तो प्रमोटर्स तो थे ही नहीं, अभी भी नहीं है। प्रमोटर्स आ गए नहीं, अभी भी नहीं है, प्रमोटर्स है ही नहीं आइडेंटिफाइड। प्रमोटर तो भाग गया इस कंपनी का, ना बताया ना आपको। और इसके एम्प्लॉयज को चला रहे हैं, ये जो अदर्स देख रहे हैं ना, ये ई शॉप ले रखा हुआ है कुछ एम्प्लॉय ने, और यही एम्प्लॉय चला रहे हैं उसको, देख पा रहे हैं ना? तो ये कंपनी, अब तो कंपनी चल गई, अब तो इसका दाम भी, अभी देखिए इसका पी मल्टीपल देखिएगा इसका, तो अभी कंपनी कितना महंगा हो गया, 70-80 पी मल्टीपल पे आ गया, महंगा कंपनी हो गई, क्योंकि लोग समझ गए। अब इसको हम जाते हैं अगले स्लाइड में देखने के लिए कि फेमस व्हाट आर द, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर मेड बाय सुबेक्स, यूज कीजिए, गूगल को खूब यूज कीजिए, इतना इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। बेंगलोर बेस्ड ही कंपनी है, खोजने से मिल जाएगा, हो सकता है मिल जाए या कहीं और ढूंढना पड़े। तो अभी सर रिलायंस जियो के साथ एक साइन हुआ, लेकिन 5G के लिए,
इसका हाँ अच्छा, ये हमने इसको नहीं मालूम किया, हमने तो ट्रैक नहीं किया। सुबेक्स पेड अप प्राइस इज 2%, प्रीवियस क्लोज 1230, वेबसाइट रिकॉर्ड रेवेन्यू नहीं, ये तो नहीं है। एक सेकंड, इसमें देखिए इसका कुछ सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस जियो ये खरीद कर रहा है। अब हाँ, इसका सब लोग वो जो आप बता रहे हैं सब क्लाइंटेल इसका है। ये देखिए सॉफ्टवेयर कंपनी सुबेक्स जर्नी फ्रॉम द, है ना, सुबेक्स, ये पढ़िए यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा। तो कंपनी का रिसर्च का मतलब क्या हुआ कि एक चीज पकड़ के फिर ढूंढते ढूंढते चले गए। अभी देखिए ये लिखता है डिजिटल वर्ड नो लॉन्गर, फलाना ठीक है, एक मतलब एक कदर lab obscure, Subex is trying to attract interest of worst scum, the lab multiple letter. The company has knowledge of gain from the very important. And the honey pots are the part of Subex Horizon 2 strategy. That is a year old and already an order book $5 million का इस सॉफ्टवेयर के लिए इसको मिला हुआ, 1 साल पुराना सॉफ्टवेयर है, इसके लिए मिला इसका ऑर्डर बुक $5 million का। ठीक है, ये सब तो ये तो नया सॉफ्टवेयर सब बनाया है, ये तो नया पुराना सॉफ्टवेयर जो इसके हैं खोजने से मिल जाएगा। Subex, which set out to become a huge Indian product company in 1999, finally seems set to achieve its goal 2 decades later without the founder and the funds. नहीं तो ये पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा है कौन सी सॉफ्टवेयर है जो है इसको, है ना, ओरिजिनल कितने, तो ऐसे करके नीचे भी कुछ मिला होगा इस कंपनी में कौन कौन से काम किए, तो ये पढ़ना होगा। यही होता है जिस कंपनी को आइडेंटिफाई कर रही है, उसके बाद इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और तब जा करके इसमें हम जो खोज रहे हैं इनको मिला नहीं है अभी, तो आपको दिखाते हैं, खोजिएगा, है ना, खोजना पड़ता है, तो ये सब चीजें मिलेंगी। ये है, अब तो खैर कंपनी महंगी हो गई, सबको पता चल गया सारा चीज, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके यदि इसको क्लिक करते हैं आप, तो देखिए आपको इस कंपनी पे जाके देखिएगा, हाँ यही है हाइपरसेंस फ्रॉड डिटेक्शन जो है ना, फ्रॉड मैनेजमेंट, ये जो इसकी ये सॉफ्टवेयर का नाम इसका है, इस कंपनी का हाइपरसेंस। ये इसका देखते हैं STC, टिलिया, टेलीफोनिया, टेल्स्ट्रा, वोडाफोन, इकॉम, सेल, ये सब कंपनी इसका मतलब क्लाइंटेल है। Trusted by over 75% of the world top 50 telecom companies सॉफ्टवेयर को यूज करती है। इस करके आप इसका और वीडियोस देखेंगे तो कौन कितना इसका है, ये सब चीज मालूम। ये तो रिसर्च का मतलब हुआ कि आपको उसके बारे में डिटेल्स मालूम होनी चाहिए, नहीं ये बोल रहा है बात। आउटपुट है, कैन द इंडस्ट्री बिजनेस चैलेंज द इंडस्ट्री बिजनेस में, ठीक है, सब तो ठीक है। डिमांड सप्लाई गैप बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। मारुति का शेयर का दाम कभी घटता नहीं है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये नहीं कि उसकी कार दुनिया की बेस्ट कार है, ये नहीं है। उसकी वजह ये कि इंडिया में कार का इतना डिमांड है पिछले ऑलमोस्ट 2 डिकेड से अभी तक। अभी भी हम 40 लाख कार हर साल खरीदते हैं, 40 लाख कार, दादा 40 लाख कार मैन्युफैक्चर करते हैं, और खरीद बिक्री 50 लाख कार की होती है। 10 लाख सेकेंड हैंड कार है, 15 लाख सेकेंड हैंड। तो डिमांड सप्लाई गैप बहुत बड़ा है। आपसे सवाल करूं कि हमको बताइए कि मारुति तो न्यू गाड़ी बनाती है, न्यू कार इंडिया की 50% कारों बनाती है, लेकिन फिर भी सेकेंड हैंड कार के बिजनेस में मारुति आ गई, क्यों? मारुति वैल्यू यू है कंपनी का नाम, मारुति वैल्यू नहीं, ट्रू वैल्यू कंपनी में मारुति ने क्यों लॉन्च किया सेकेंड हैंड कार? तो कितना खराब बात है कि जो न्यू कार बनाती है वो सेकेंड हैंड कार के बिजनेस में भी आ गई। वो बोलता है कि साहब क्यों नहीं आओ, मेरी गाड़ी जब लोग बेचते हैं तो हम उस गाड़ी को बेचेंगे तो हमको 2 पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। मारुति की कोई गाड़ी हम सेकेंड हैंड बेचते हैं बाजार में तो मिलेगा 20,000 रुपीज, और वही उसको थोड़ा सर्टिफिकेट देगा, थोड़ा पेंट वेंट करके मारुति बोलता है हम सेकेंड हैंड कार दे रहे हैं बट टेस्टेड कार दे रहे हैं, आप देंगे उसके लिए 50,000 रुपया। यस या नो? यस सर। क्योंकि उसमें ब्रांड वैल्यू ऐड कर रहा है वो।
मतलब मैं क्यों नहीं, मेरा मार्जिन वही है इस सेकंड हैंड कार में जितना मार्जिन नए कार में कि मैं नए कार में 1 लाख रुपए कमाता हूँ एक कार के पीछे में, तो मैं इस कार में 50,000 कमा लेता हूँ और मेरा इनपुट कॉस्ट क्या है तो उसका 1/10 है। तो हमने बना दिया सेकंड हैंड कार के। मैंने ये सवाल, हमको एक बार मारुति से एक बार इन्विटेशन आया था उनके एक मार्केटिंग का प्रोग्राम में, हमने वहां उनके जीएम से पूछा सवाल कि आपकी इतनी बड़ी ब्रांड है, 50% कार इंडिया के आप सेल करते हैं, सेकंड हैंड कार में क्यों चले जाए, टुच्चा वाला काम क्यों करने चले आए? बोला कि साहब समझो, इकोनॉमिक्स समझो, आप एक सेकंड हैंड कार खरीदेंगे रोड से तो आप 25,000 रुपए देके बोलेंगे पता नहीं ठगागा की रेट है, इंजन पता नहीं डुप्लीकेट है कि क्या है, खोल दिया रिंग खराब है कि क्या है। और यदि वही कार सेकंड हैंड हमने चेक करके टेस्ट करके मुहर लगा के दिया तो आप 25 के बदले 50 देंगे? हम कहे हाँ बिल्कुल देंगे। ये चीज डिमांड सप्लाई, तो आपको हर चीज का एग्जाम्पल से निकालना पड़ेगा। मोट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत जरूरी है, कितना सस्ता में आप खरीद रहे हैं, करेक्ट है। डाउन साइड रिस्क ये बहुत जरूरी है। आप यदि किसी स्टॉक में खरीदते हैं तो ये मान के चलिए कि आप खरीदेंगे तो बाजार पक्का गिरेगा, ये मानते कि नहीं मानते? हम जब प्रोग्राम करते हैं कैपिटल मार्केट का तो एक जोक हमेशा सुनाते हैं शुरुआत में, अब सब लोग हाँ बोलते सर मेरे साथ ही ऐसा होता है। लोग अपना मानना है कि जैसे स्टॉक खरीदेगा दाम गिर जाती है, स्टॉक बेचेगा दाम बढ़ जाती है। नहीं, उसकी वजह क्या है? डाउन साइड रिस्क होता है हमेशा, क्योंकि प्राइस वोलेटाइल है ना, तो सबके लिए डाउन साइड रिस्क है। आपको ये मालूम होनी चाहिए कि साहब आप कोई स्टॉक ले रहे हैं तो कितना डाउन साइड रिस्क आप उसका, इंडस्ट्री का, बिजनेस का, कंपटीशन कितना दे रहे हैं। तो ये सब चीज आपको रिपोर्ट लिखते वक्त में खास ख्याल रखना चाहिए। लिखा हुआ है व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, एबल, ऑनेस्ट, विद इंटीग्रिटी। अनिल अंबानी की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना पड़ेगा, बियानी ग्रुप के बारे में भी सोचना पड़ेगा, जेटली के बारे में सोचना पड़ेगा, जो ग्रुप ने लैंको के बारे में सोचना पड़ेगा, जो ग्रुप पे नहीं कर पाए आपको ध्यान देना पड़ेगा किस तरीके से। ऐसा ग्रुप के बारे में देखना पड़ेगा आपको। कुछ ग्रुप्स में प्रॉब्लम है, फंडामेंटल प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों ऐसा वो लोग क्यों नहीं सुधारते हैं, और कुछ ग्रुप में प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बात सही है। तो ये चीज मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डिपेंड करता है। मैं एक सवाल करता हूं, आप बताइए ऐसे कितने लोग आप दुनिया में खोज सकते हैं जो कि अपने जनरेशन में काम शुरू किया और इतनी बड़ी कंपनी बनाई, इन्फोसिस इसका नाम हो गया, और लोग पोजीशन नहीं छोड़ता है, और वो आदमी पोजीशन छोड़ दिया, ही इज नो मोर नाउ, उसको तो लेकर के दोबारा आए कि कंपनी थोड़ी सी गड़बड़ कर रही थी, अदरवाइज ही लेफ्ट द पोजीशन कि चलो आप चलाओ, प्रोफेशनल मैनेजमेंट चलाएगा इसको। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सोचिए, नॉर्मली क्या होता है, यदि कोई कंपनी बनाता है तो छोड़ता है कंपनी अपने लाइफ टाइम में, अपने बच्चों को देके जाता है वो। तो जब लोग पढ़ते हैं कॉलेज में कि साहब मैनेजमेंट को और प्रमोटर को अलग होना चाहिए, तो ये वास्तव में कुछ ही कंपनी कर पाई है। टाटा ग्रुप की है, बहुत बाद में की है, इन्फोसिस की है शुरुआत से, मतलब जैसे ही इनका कंपनी सेटअप हुआ ये हट गए, बोले चलाएंगे कॉर्पोरेट, अब जो मैनेजमेंट की टीम होगी चलाएगी, मेरा रोल खत्म हो चुका है। एंड डू यू नो 1 लाख लोग एम्प्लॉय है, इमेजिन 1 लाख पर्सन डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो 10-12 लाख और होंगे, 1 लाख लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड है। और ये उनके लाइफ टाइम का अचीवमेंट, ये नहीं कि उनके पिताजी का कंपनी था उसको उन्होंने बढ़ाया, ऐसा नहीं। दैट्स कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो आपको ये सब चीज देखनी पड़ेगी, ये चेक लिस्ट बनाते हैं नहीं, ताकि आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी करते हैं ना, स्वॉट एनालिसिस करते हैं, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, तो ये सब चीज आपको करें। ये तरीका एक बार देख लीजिएगा इसको, है ना, कुछ खास नहीं, इसमें स्टोरी ज्यादा है, काम करना है। ये सैंपल रिसर्च के कुछ सैंपल है, इसको कट पेस्ट करके जाके देखिएगा। तो कुछ हम लोग भी बनाए थे अपना, और ये है लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, है ये भी सिंपल चैप्टर है, इसमें भी सवाल 2-1 नंबर का आ जाता है, कोई खास नहीं है। और आपको पता ही है इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द सुपर रेगुलेटर, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। पहले तो यही रेगुलेट करते थे, ये तो जब सीबी बन गई 1992 में, तो उसके बाद ये चले गए पॉलिसी डिजाइनिंग में, और इनको अपना, इनके अंदर में 3 डिपार्टमेंट होती है,
इकोनॉमिक अफेयर, एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। जो इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट है यही सारा काम देखता है आपका, कैपिटल मार्केट का वगैरह वगैरह। नहीं, जितने इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए काम है ना, रेगुलेटर से जुड़े हुए सारा काम इकोनॉमिक अफेयर यहाँ से देखा जाता है। पॉलिसीज हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी को देखभाल करते रहना, कैपिटल मार्केट को देखभाल करना, ये सवाल इस पे आ सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का काम क्या है? पॉलिसी प्लान आउटले बनाना। सरकार के खर्चे इस बार है 29 लाख करोड़ के, 29 लाख करोड़ रुपीज का। किसने बोला था? इसी डिपार्टमेंट ने बोला था कि सर पूरे साल में डिफरेंट डिपार्टमेंट में इतना इतना खर्चा करने का एलोकेशन करना है, ये मेरा रिक्वायरमेंट है। रेवेन्यू बोलेगी सर हमको तो मात्र 22-23 लाख करोड़ रुपया नजर आ रहा है, इससे ऊपर नजर नहीं आ रहा है। तो ठीक है, तो बैलेंस जो 7 लाख करोड़ रुपया जो गैप है फिस्कल डिफिसिट, वो फिर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर बोलेगा ठीक है मैं आरबीआई से बात करता हूँ कैसे बोरोइंग करनी है, किस रेट बोरोइंग करनी है, फ्रंट लोडेड रहेगा कि रियर लोडेड रहेगा, वो सब चीज बात करता हूँ। नहीं, सबका अपना अपना काम है, इन सबको ओवरसी करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर्स करते हैं। नहीं, तो ये सब ध्यान रखिएगा, इस पर सवाल आपको आ जाएगा। So the regulations and everything, those will also come because there are like a lot of regulations. I remember all of those. There's like a lot of regulations on chapter 13. नहीं समझे, एक बार फिर से बोलिएगा। So there's like a lot of regulations and rules like in chapter number 13. So we have to remember all of those because I can't remember all of those together. सब याद नहीं करनी है, एक सेंस होने से पकड़ में आ जाती है। जैसे आता हूँ उस जगह पे, अब जैसे डिपार्टमेंट, तो अब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से आपको मालूम है भाई, जहां पे सरकार को टैक्स लेना है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होगा। अभी टैक्स कैसे लेता है सरकार? तो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स में आपके जीएसटी हो गए, कस्टम्स हो गए, है ना, स्टेट के स्टाम्प ड्यूटी हो गए, रजिस्ट्रेशन हो गए, वगैरह वगैरह टैक्सेस हो गए। नहीं, तो सेस हो गया, स्टेट में आती है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का काम क्या हो गया? ये सारे खर्चे की दी। तो ये बहुत कुछ तो आपको वर्ड्स को पढ़ने से भी पकड़ में आ जाएगी। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, रेगुलेशन पे आते हैं, है ना। तो रेगुलेशन पे अब आरबीआई का रोल क्या है? तो आरबीआई का रोल आपको पता है, बैंकर्स बैंक है, नोट प्रिंट करना है, मॉनेटरी पॉलिसी है, तो इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी, है ना, फॉरेक्स रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, ग्रोथ रेट, ये सब दिखती है। बैंकिंग सिस्टम को समझते हैं तो बोलेगा सीआरआर, एसएलआर, है ना, एमएसएफ, ये सब देखना पड़ता है, रिपो, रिवर्स रिपो, ये सब देखना पड़ता है। तो ये सब कॉमन चीज है, इसको कंपाइल खाली करना है। इस पे सवाल आ जाता है कभी कभी, बैंकिंग में क्या क्या काम होती है, क्या क्या दिखती है। तो ये बैंकिंग का काम आरबीआई का काम हो गया। नहीं, फिर सीबी का काम हो गया, तो सीबी काम में कैपिटल मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, जितनी भी ट्रेडिंग होती है, चाहे किसी एसेट क्लास का, इक्विटी का हो, डेट का हो, फॉरेन करेंसी का हो, या फिर मतलब करेंसी मार्केट का हो, या फिर कमोडिटी मार्केट का हो, सब अब सीबी के अंदर में। पहले कमोडिटी के लिए अलग से एक था, एफएमसी, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन था ना, लेकिन एफएमसी को मर्ज कर दिया गया सीबी में। तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कमोडिटी पूरा का पूरा आ गया आपका सीबी के पास में। जो ट्रेडिंग होती है वो सब सीबी के पास में। नहीं, तो यहां से आ गया। म्यूचुअल फंड के लिए रूल है 1996/4 का, वो नजर नहीं आ रहा, लिखा हुआ कहीं पर होगा, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। अब आईआरडीए है, ये 1999 से है, और इसका काम है लाइफ और नॉन लाइफ, दोनों काम देखना। नहीं, नॉन लाइफ का भी देखना है और लाइफ का भी देखना है। अब इसमें ये चीज है ना, कैसे पॉलिसी लेकर के आनी है, पॉलिसी का रेट स्ट्रक्चर क्या होगा, कितनी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होगी, कमीशन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एथिकल प्रैक्टिस क्या है, मोरालिटी क्या, बिजनेस क्या है ना, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती है इंडस्ट्री की, ये सब डिफाइन करना, कैसे इंडस्ट्री को और बड़ा किया जाए, इनरिच किया जाए। तो जनरल चीज है, ये एक बार पढ़ने से ना आपके मन में ये भाव आ जाएगी, है ना। कुछ खास यहाँ पे नजर नहीं मिलेगा आपको। पीएफआरडीए ये सबसे बाद में आई है, 2013, है ना, ये एक्ट बनी थी, और ये न्यू पेंशन स्कीम के बारे में डील करता है। तो न्यू पेंशन स्कीम क्या है, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, है ना। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये 2016 की शुरुआत की हुई है। इसका काम क्या है, जहाँ पे आप पाते हैं कि साहब इंसॉल्वेंसी का केस बन रहा है, तो वहाँ पे जो रेगुलेशन का काम है वो ये देखती है किस तरह से जो है लिक्विडेशन किया जाएगा, कैसे रिकवरी की जाएगी, कैसे वैल्यू एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। अब इसी का एक ऑफशूट निकल के भी आया है, ऑफशूट तो नहीं बोलेंगे, इससे जुड़ी कंपनी, आपने नाम सुना होगा, उसको बोलते हैं स्ट्रेस्ड एसेट्स को खरीदती है वो। नहीं, एक कंपनी कलकत्ता की है, श्री के नाम से, नाम सुनेंगे जरूर, श्री कंपनी, नहीं, श्री SREI करके कंपनी कलकत्ता बेस्ड है,
वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन है ना, वो और कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो दोनों मिलकर के टाई अप किया है और एआरसी का काम करती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। जो एनपीए हो जाते हैं तो वो गवर्नमेंट से इनके थ्रू बात करके वो सेटलमेंट करने की कोशिश करती है कैसे इसको किया जाए। एआरसी का सबसे बड़ा काम अभी वही देख रही है, तकरीबन 1 लाख करोड़ का उनके पास कारोबार है आज के वक्त में, 1 लाख करोड़ का कारोबार, तो बिग नहीं। तो ये सब आपको थोड़ा सा एक बार पढ़ने से मालूम चल जाएगी। अभी सेबी क्या इंप्लीमेंट करती है सवाल पूछेगा, तो सेबी जो है वो इंप्लीमेंट करती है इसी एक्ट को। सेबी 1992 में आई, उसके पहले कौन रेगुलेट करता था कैपिटल मार्केट को, तो बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर करता था। ठीक है, बट वो कैसे करता था, इसी एक्ट से करता था। अभी भी एक्ट वही है, अभी सेबी इसको इंप्लीमेंट करती है, पहले दूसरा डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट करता था, इतना ही फर्क है। नहीं, सेबी के इसके अलावा और भी कुछ नए नए एक्ट बने हैं, बट जो मेन एक्ट है जिससे कि मार्केट को आप रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो यही एक्ट है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सवाल आ जाता है करेक्ट ना। इसके अलावा सेबी ने और भी बहुत सारे एक्ट बनाए है ना। ये तो सेबी का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनाया गया सेबी, तो सेबी एक्ट 1992 बोलते हैं है ना, बट वो इंप्लीमेंट उसी एक्ट को कर रही है करेक्ट ना। अब इसके बाद सेबी, इसके बाद इन्होंने एक बनाया एक्ट 2015 में, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करें लोग, तो सेबी ने एक एक्ट बनाया है। ये सेबी पहले नहीं था, 2015 के पहले भी इसे डिफाइन नहीं था कि दिस इज द अनएथिकल इलीगल प्रैक्टिस, नहीं डिफाइंड था। तो बहुत लोग निकल गए, मैंने सुनते ही आप लोगों को पता ही है, बहुत लोग निकल गए, लेकिन 2015 के बाद में जब एक्ट बन गई तब लोग पकड़े भी जाने लग गए, तो लोगों ने काम करना ही, गलत काम करना बंद कर दिया, इसके चलते बहुत कम हो गया करेक्ट ना। इनसाइडर की बात है। अब इसका प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं इसमें। फिर फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं, तो इसमें भी 2-3 एक्ट आए, 2007 में है, 12 में, 13 में, ये सब एक्ट आए हैं। एक बार नजर मार लीजिएगा, 2-3 सवाल इससे आ जाते हैं यहाँ पे है ना। तो इसमें जो नियम कानून है, सिंपल नियम कानून है, कुछ खास मिलता है। एक बार पढ़, जो नोट्स भेजा उसको पढ़ लीजिएगा तो बहुत कुछ पकड़ में आपको आ जाएगी। बात बाकी ठीक है, कुछ खास नजर नहीं आ रही। ये है आपका रिसर्च एनालिस्ट का, ये रेगुलेशन 2014 में आई है, इसको अमेंड किया 2016 में। अभी इसमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, अब देखिए कब इम्प्लीमेंट, अगले साल तक यदि हो जाती है तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ भी चीज आप बोलते हैं, लिखते हैं, उसके पहले आपको रिसर्च एनालिस्ट बनना जरूरी है, आरए एग्जाम पास करना जरूरी है। नहीं, जितने लोग जो पब्लिक प्लेटफॉर्म मतलब कि जहां पे आपकी बातें सुनी जाती है, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में, यदि आप प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या कोई एनालिसिस करते हैं तो यू हैव टू बी आरए। ये रेगुलेशन पास हो चुका है, सेबी इंप्लीमेंट जिस दिन कर देगी, फिर उस दिन से इस एग्जाम को जिन्होंने पास किया उनकी वैल्यू 100 टाइम्स बड़ी हो जाती है ना, ये बात याद रखिएगा। तो ये कैसे रिपोर्ट लिखना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करवानी है, कितना कैपिटल चाहिए, वो सब चीज इसमें आपको मिल जाएगा। तो कुछ खास नहीं आया है, ये सब याद रखिएगा है ना। रेगुलेशंस 9 में क्या है, 10 में क्या है, 11 में क्या है, 12 में क्या है, मतलब आरए के डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशंस है, 1 2 3 4 5, उसमें से इस पे पक्का 2 सवाल आपको आ जाता है ना, ध्यान रखिएगा इस पे। आईयूसी पे थोड़ा पढ़ लीजिएगा, खास नहीं है। तो यही था आपका हिसाब से, बाद बाकी रिसर्च एनालिसिस के ऊपर में सब कुछ लिखा हुआ है, पब्लिक मीडिया में कैसे बोलना है, रिपोर्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कोई डिस्क्लोजर करना हो आपको अपना तो कैसे करना है, सब चीज आपको एक बार देख लीजिएगा। नहीं तो यही था आपसे इस किताब के बारे में। इसको मैं बंद करूंगा पहले, तब मैं स्टॉप शेयर करूँ, फिर मैं स्क्रीन पे आता हूँ। हाँ, तो मैं अभी स्क्रीन पे हूँ। तो यही था आपका बुक्स में। तो ये समझिए कि जो अंतिम 2 चैप्टर थे उसको 2 बार आप एक बार देख लेंगे, एक बार देख लेंगे। 15-20 इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है, वो आप याद कर लेगा। 3 से 4 नंबर का सवाल आपको यहाँ से, या 5 नंबर का सवाल आपको, इससे बेसिक सवाल यहाँ पे 2 चैप्टर से नहीं आता है, लेकिन ये सवाल श्योर शॉर्ट बन जाते हैं है ना। जो नोट्स दिया हो उसको पढ़ लेंगे तो वहां से भी आपको सवाल पकड़ में आ जाएगी। कंसंट्रेट कीजिए उधर चैप्टर नंबर 7, 8, 10 इन सब पे है ना। वैल्यूएशन क्या है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है ना, डिफरेंट पैरामीटर्स पे जो सवाल बनते हैं, कुछ 15-20 सवाल आपके पास होंगे, ईपीएस, पी,
मार्जिन्स, नेटवर्थ, डिविडेंड यील्ड, ये सब के सवाल आपको होंगे, 15-20 सवाल होंगे, श्योर सवाल बनते हैं, वो ध्यान दे दीजिएगा। और कॉन्सेप्चुअल सवाल उसके शुरुआत में, है ना, इकोनॉमी पे सवाल थोड़ा सा रहेगा ही आपको, कुछ बॉन्ड मार्केट पे सवाल रहेंगे आपको, जो 4-5 मॉडल आपके हैं, बीसीजी मॉडल है, पेस्ले है, स्वॉट एनालिसिस है, इस सब पे सवाल पक्का आपको 2 से 3-4 सवाल आपको पक्का रहेगा। तो उसको जैसे नोट्स में दिया हूं फोटो बना के, जो इन्फोग्राफिक्स दिया हूं बना करके फोटो देखिएगा, उसको बैठ के थोड़ा स्टडी करना है, देखना है, बार बार पढ़ते रहेंगे तो वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और यदि दिक्कत होती है तो फिर आप ग्रुप में लिखिए, वहां पे हम या तो ऑडियो बना के भेज देंगे आपको, और नहीं तो फिर अपने बैठ जाएंगे 1 घंटे के लिए प्रोग्राम करने के लिए। जब बोलिएगा, जितनी बार बोलेगा उतनी बार बैठूंगा, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। और हम वैसे भी एग्जाम के पहले, मेरे पास 3 डेट तो लिखा हुआ है आपके एग्जाम का, तो उसके पहले हम ग्रुप में डालेंगे कि 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए फ्री होना है, फ्री है तो आइए ज्वाइन कर लीजिए, 25-50 सवाल डिस्कस करेंगे उस दिन, कल Q&A करेंगे, थ्योरी सवाल बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। पर्पस हमारा ये है कि सब लोग एग्जाम दें और सब लोग एग्जाम को पास करें, पर्पस ये हमारा है, ठीक है। तो और एग्जाम पास करने के लिए दोबारा से बोल रहा हूँ, फॉर्म भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद में आपका रिस्पॉन्स अलग हो जाए, बिकॉज प्रेशर एग्जाम का होता है, याद रखिएगा। एग्जाम, जो एग्जाम के फॉर्म भरे हैं इसके बाद वो अपने बारे में बताएं, तो एग्जाम का प्रेशर होता है, और तब याद भी होती है, तब भूलते नहीं है। अभी जो पढ़ रहे हैं वो जल्दी भूल जाएंगे, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर नहीं है। जो प्रेशर होगा तो आपको याद भी रहेगा। तो ये जैसे श्री बोली ना कि सर याद कैसे होगा, वो एग्जाम का जब प्रेशर होगा श्री, तो याद होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो होता है, आप तो खुद एग्जाम वगैरह देते होंगे, तो वो होता है, दिमाग भी वैसे ही कंसस हो जाती है। एक तो ये, दूसरा, जिस दिन से आपने एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर दिया, उस दिन से एग्जाम के दिन तक आपको डिसीजन लेना है कि आपको हर दिन 1 घंटा, आधा घंटा, हर दिन समय कितना देंगे आप जानिए, लेकिन हर दिन करनी है। उससे ही जहां गैप देंगे बड़ी तेजी से भूलेंगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है, आपका प्रोफेशन डिफरेंट है, उसमें काम करने में समझ आता है, आप फुल टाइम स्टूडेंट नहीं है, तो इसलिए हर दिन करना पड़ेगा। और बुक पढ़ते हैं तो समय बहुत लगेगा, तो उससे बचने के लिए हमने नोट्स बना दिए, वो करें। Q&A के लिए इतना सवाल भेजते रहेंगे, आपको हर दिन भेजेंगे थोड़ा थोड़ा सवाल, और सवाल पुराना रखा ही हुआ है, हमने कुछ डिलीट नहीं किया है, तो उसको जाके अटेंड करेंगे, लिखेंगे। 3-4 लोग ही लिख रहे हैं, बाकी लोग आई होप कि वो लोग कर रहे होंगे, बट वो लिख नहीं रहे हैं, और वो लोग पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन करेंगे तो बहुत फायदा होता है आपको। तो ऐसा मेरा मानना है। अब आपके पास में मैं दे रहा हूं आधे घंटे का समय। पहले तो 3 लोग जिन्होंने एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया है, तो वो बतावे बाकी लोगों को एग्जाम के फॉर्म फिलअप करने के बाद उनकी तैयारी में या उनके अप्रोच में कुछ अपने आप परिवर्तन आया या नहीं आया, या फिर आया तो कैसा आया, ताकि बाकी लोग को लगे कि साहब ये एग्जाम कितना मुश्किल है। प्लस अपने प्रिपरेशन के बारे में बताइए, जो लोग सवाल जवाब बना रहे हैं या फिर जो नहीं भी बना रहे हैं, दे कैन आल्सो रूल इट आउट। सो योर टाइम नाउ बिगिंस फॉर हाफ एन आवर। अनम्यूट कीजिए, अपने को फोटो पे लाइए, स्क्रीन पे लाइए, और फिर बात कीजिए, है ना। फ्री होइए, फ्री होकर बात कीजिए, है ना, क्योंकि बिना फोटो से बात करने से क्या है, प्रेशर महसूस नहीं करेंगे, और फोटो से बात करेंगे तो प्रेशर महसूस करेंगे। तो बोलिए, सब लोग को फायदा होगा, प्लीज। So I'm already like solving all the questions. So just the thing is like I just like need to log in or sign up. I was just getting confused a little bit. Otherwise, I mean, I'm just focusing on the sums more because I've already read the books like for a long time. So I'm just like reading your notes, the ones you sent today as well, na? Like the PDFs and everything. So I'm focusing on those and mostly on the sums because like that's why like I'm sending you all the sums on WhatsApp like because I'm getting confused in there and some of the sums I'm not able to solve. So after apart from that, I don't think there's much of an issue when I'm solving like the the theory part. The theory part is fine. It's just that like some of the mathematical part I'm like needing a little bit help. That's why I'm sending you all those. So also the ones you are sending on WhatsApp, I'm practicing those. I'm writing those and practicing in pencil and again erasing it and practicing it without seeing it. So something like that. I'm doing that. So hopefully I'll just do good with the maths and I'll also like reading the. I'm also like reading the ones you sent as well. So yes, so that's what I'm doing so that like I can save the time.
a little bit. Like I'm reading NISM only day and night today, so I'm just like focusing on NISM like right now only 7 days or something like that. Right. So tonight I'm just gonna sit with the link and everything. I'll sign up for the exam. So by like on 30th, I wish to give the exam, like I said earlier as well. So yeah, that's how I'm preparing. So it's okay now. My way of preparation is okay, right? Yeah. See, I will make few comments only. One is that when you say that I am concentrating, let us say today on theory, suppose like that. So you do one thing. You must be having say 10 words which you feel you know, 3 words probably that you feel, oh, I good that I revised, and 2 words, oh my God, this I have never seen it. So this kind of categorization should be there. So all those things which you learn new in a day, you must take a note of that, because it's easy for you to revisit that. Theory will be over. I will be sharing the jargons of this entire program possibly tomorrow evening. Tomorrow I have yes. So tomorrow evening I will be ready with all the jargons. Fine. Okay. Fine tuned. So these are the words which is important in the entire book. I have compiled that book. I've compiled that. I will send it to you. So you just see that you should know and explain everything. Any word you can speak for 2 minutes, 3 minutes. You have some idea about everything. I say dividend yield, and then you say yes, I know about dividend yield. I say profit after tax, and then you get a fair idea about that. एक तो ये चीज करनी है. दूसरा जो मैथ्स है, मैथ्स में जैसे अभी हम लोग मैथ्स बना रहे थे, आंसर नहीं मैच किया, दैट्स ओके, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करेंगे, 2-3 लोग बनाएंगे. मैथ्स बनाने में याद रखिएगा, जो सवाल आपको दिए जाते हैं, सवाल का आसान तरीका ये है कि आंसर के थ्रू वापस जाएंगे तो थोड़ा इजी हो. आंसर क्या पूछता है? आंसर पूछता है ईपीएस, तो अर्निंग्स एंड नंबर ऑफ शेयर्स, उस पर कंसंट्रेट करनी, किधर से मिलेगा. आंसर बोलता है कि हमको नेटवर्थ बुक वैल्यू चाहिए, तो आपको बुक वैल्यू के लिए नेटवर्थ और नंबर ऑफ शेयर चाहिए. तो इधर से जाने से, एंड आई हैव सीन मोस्टली क्वेश्चंस नो, यदि आपको 3, 4, 5 पैरामीटर्स दिए रहेंगे, उसके डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से आपका काम हो जाता है. डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 1-2 चीज स्ट्रक आउट हो जाती है और आपका एसेंस निकल करके आ जाएगा, और नहीं तो स्टेप बाय स्टेप करने से भी बन जाते हैं. 2-3 सिंपल तरीका ये है, और इसमें ही नॉर्मली सारे सवाल बन जाते हैं. एक आध सवाल कुछ 19-20 कभी हुआ तो अदरवाइज सारे सवाल ऐसे ही बन जाते हैं. बहुत सारे सवाल जो रहेंगे बहुत सिंपल रहेंगे, नेटवर्थ पे सवाल रहेंगे, आरओई पे सवाल रहेंगे, एकदम सिंपल रहेंगे. पी निकालने का सवाल रहेगा, ईपीएस का सवाल रहेगा, जो कि बहुत आसान है. डिफिकल्ट सवाल मुश्किल से 10 के पीछे 3 रहेगा या 2 रहेगा. वो क्यों? क्योंकि वहां पे टाइम आपका फंस जाए, ताकि आपके इजी सवाल भी डिफिकल्ट हो जाए. तो उसके लिए ऐसा नहीं समझे, उसके लिए कोशिश करें कि जो आपको चाहिए वो आइडेंटिफाई करके फिर वापस रिवर्स. केस स्टडी में भी ध्यान रखिएगा. केस स्टडी पूरा पढ़ के सवाल पढ़ेंगे तो केस स्टडी रिटेन पूरा करना पड़ता है, हर लाइन मुश्किल है, एग्जाम का प्रेशर रहता है उसमें. हॉल में पहले सवाल पढ़ लीजिए क्या क्या मांग रहा है. डिविडेंड यील्ड का सवाल है, ईपीएस का सवाल है, और आरओई का सवाल है. दिमाग में आ गया एक बार पढ़ने से, मुश्किल से 30 सेकंड लगे एग्जाम सवाल पढ़ने में. तब लौट के आप उसके केस स्टडी को पढ़ेंगे तो आपको खटखट जो होता है, केस ईपीएस इधर पे है, ये लाइन मार्क कर लिया, अच्छा आरओई का ये यहाँ पे जवाब है, उसके बाद आपने वहां पे सवाल सॉल्व की, खटखट निकल दे. तो पूरा रिटेन नहीं करना है आपको केस स्टडी कि उसके बाद सवाल से कोरिलेट करें, वो रिवर्स करना है. तो मैथ्स हो जाएगा और प्रैक्टिस से हो जाएगा, है ना. Good. Sir, also one more thing, sir. I was solving the profit margin last night. So, sir, is PAT margin and profit margin both same or it's different? Because I was getting confused between those two. टोटल 4 मार्जिन हमने बात की थी. ग्रॉस रेवेन्यू मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ईबिटा मार्जिन एंड पैट मार्जिन. ये 4. तो आप पीएल अकाउंट में देखिए 4 भाग में बटा हुआ होगा. हालांकि ग्रॉस प्रॉफिट तो खैर हमने सवाल किताब में भी नहीं है और हमने भी नहीं कराया, लेकिन आपको 3 किताब में है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ईबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन बुक में मिलेंगे 3. और सवाल जो आते हैं 2 पे ही आते हैं. ईबिटा मार्जिन पे सवाल मिलेगा और आपको मिलेगा पैट मार्जिन पे सवाल मिलेगा. तो ईबिटा मार्जिन अलग है. ईबिटा के बाद में इंटरेस्ट पे किया, टैक्स पे किया, तब आए प्रॉफिट पैट पे, और उसके बाद डिविडेंड पे किए, और तब बचा हुआ जो है सो रिटेंड अमाउंट हुआ, वो चला गया आपके रिजर्व सरप्लस में.
ये चीज है। Okay. गुड, वेरी गुड। सर फाइनेंशियल समरी और बैलेंस शीट के जो क्वेश्चन आता है सर, उसका थोड़ा बताइए। चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 5 और 6। चैप्टर नंबर 10, हाँ वो आपने बताया था, हम उसको पूरा बना करके हम उसको हम कर देते हैं, जितने भी केस स्टडी है ना सब Yes, sir. स्टेप बाय स्टेप हम बना करके और सब हम ग्रुप में पोस्ट करते हैं, वो आपने बताया था। हाँ वो उसको एक्चुअली मेरे पास में एक कंप्यूटर, जो पहले वाला मेरा फाइल था ना, वो कंप्यूटर रखा हुआ है सामने में, लेकिन हम उसको उसका ऑपरेट नहीं कर पा रहे, उसका बायोस पता नहीं क्या प्रॉब्लम दे रहा है कि वो पासवर्ड ले नहीं रहा है। तो हम कंप्यूटर मैकेनिक से बात किए, वो बोला कि सर इसके बायोस में मेमोरी क्या खत्म हो गया, सो नया बायोस लगाना पड़ेगा, चिप्स, तब ये पुराना पासवर्ड ले लेगा, नया पासवर्ड भी दे नहीं सकते उसको, वो खुल नहीं रहा है। तो सारे सॉल्व किए वहां पे हैं, खैर कोई बात नहीं, पता नहीं वो कब आएगा, वो 10 दिन से घुमा ही रहा है हमको। तो क्योंकि उस क्वेश्चन से 4 या 5 क्वेश्चन रहता है। करेक्ट, हाँ। तो वो आपको हम कल से परसों तक में बना करके सब बना करके ओके सर, ओके। आपका था मैसेज मैंने देख लिया था उस दिन, एक्चुअली उस दिन हम फुल डे प्रोग्राम के लिए बाहर गए हुए थे, तो आते आते शाम हो गई, फिर उसका नेक्स्ट डे 2-3 काम था उसमें। अभी ये प्रोग्राम खत्म हो गया आपका आज में, तो हम कल परसों में पहले आपका फाइनेंशियल जार्गन, उसके बाद ये 2 दिन के अंदर करके सकते हैं। देन आवर नेक्स्ट क्लास सर, व्हिच डे? नेक्स्ट क्लास आप लोग जब बोलेंगे क्लास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या है कि कोर्सेस के तो प्रोग्राम खत्म हो गए, अभी केवल Q&A है। तो यदि आप चाहते हैं तो एक सेकेंड, आज तारीख कितना है? आज तारीख है 21 ना। आप चाहें तो संडे को 25 तारीख को आप चाहिए तो शाम को इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन केवल संडे कीजिए। कर सकते हैं ना? हाँ सर, ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ 25 तारीख को हम लोग। Yes, sir. Sunday. है ना? ठीक है, श्योर। तो सेम टाइम रखते हैं फिर तो 25 तारीख को 7:30 का। ओके सर, 7:30। Yes, sir. 25 तारीख संडे को मैं लिख लिया, तो ये आपका 25 तारीख को लोग बैठते हैं, 2 घंटे बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उस दिन 2 घंटे बैठते हैं, केवल Q&A करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। Okay, sure. गुड। अब जस्ट देख लीजिए, हम पास, क्योंकि हमको पास करना है। नहीं, आपका तो तैयारी हमने देखा है, अच्छा आपका तैयारी। हाँ, आपका तैयारी मैंने देखा है, आपको कोई टेंशन नहीं है। अभी देखिए, बात बाकी एग्जाम होता है, उसके लिए कोई फिक्र नहीं करनी है, लेकिन तैयारी अच्छी। देखिए पहली बात की एग्जाम मुश्किल नहीं है, ये एग्जाम में आपको केवल है ना कि आप जो जानते हैं पूरा लिख के आ जाइए बस, और 15-20 दिन, आधा घंटा 1 घंटा हर दिन देंगे, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी इसमें है बस। और ये मुश्किल एग्जाम नहीं है, इसमें हमारे समझ से आप लोग जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, अराउंड 90 के आसपास आप टारगेट आप कर लीजिए, 90, 92, 88 इस तरह के रेंज में आप रहेंगे, 90 प्लस माइनस जो भी आप लेके चलते हैं, इसमें गलती नहीं होती ज्यादातर सवाल। 2-1 सवाल ऐसा लगेगा कि बहुत ही औखा है, अदरवाइज आपको मैक्सिमम सवाल जो है सो मिलेंगे कि नहीं एकदम सही है, हाथ में पकड़ते देखते ही समझ में आ जाएगी। थियरी में गलती एकदम नहीं कीजिएगा, थियरी में गलती एकदम नहीं कीजिएगा। थियरी पे हम बहुत सारा क्वेश्चंस देंगे, थ्योरी जैसे अभी तो कुछ क्वेश्चन देते हैं तो फटाक से आप लोग रिस्पॉन्ड, 2-3 लोग रिस्पॉन्ड करते हैं फटाक से, वो बहुत जरूरी है, विलिंगनेस टू गो टू द क्वेश्चंस है ना वो। अभी सवाल आपको अगला एग्जाम का डेट हमको मेरे पास लिखा हुआ है सबका, अगले एग्जाम फर्स्ट एग्जाम होते होते आपको हम सफिशिएंट कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन देंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन वहां से लगे एक तो कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है, ऐसा एक भी नहीं होगा। तो Sir, one more thing, do we have to go to an institution to give the exam or sitting from home only? नहीं समझे, फिर से बोलिए एक बार। So we have to give the exam from an institution or at home only? नहीं, अभी तो आपको वो NSC के ऑफिस में जाएंगे, आप जिस शहर में है उस शहर में NSC का एग्जाम सेंटर, आप किस शहर में, कलकत्ता से या बाहर है? कोलकाता। तो कोलकाता में तो कोई दिक्कत नहीं है, रासबिहारी स्टेशन मेट्रो के आगे बढ़ते हैं तो एक सिनेमा हॉल है, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर क्या पूजा सिनेमा हॉल कुछ, एक सिनेमा, वो तो लायंस रेंज में भी है, लायंस रेंज NSC बिल्डिंग। हाँ वो है ना प्रिया सिनेमा हॉल है ना, तो प्रिया सिनेमा हॉल से थोड़ा आगे पीछे की ओर जाएंगे तो वहां पे NSC का एग्जाम सेंटर है, तो वहां पे ही है आई थिंक, हाँ वहां पे है। फिर BSc में भी शायद एग्जाम सेंटर शुरू हो गया है, वो केमिक स्ट्रीट में है, तो आपको वहां जाके एग्जाम देनी पड़ेगी। वहां पे NISF के साइड पे जाएंगे ना, जब बुक करेंगे एग्जाम ले तो पूछेगा कि कौन सा सेंटर चाहिए, किस टाइमिंग का चाहिए, वो आप टिक कर लेंगे, जो अवेलेबल रहेगा वो दिखा देगा सामने में। Okay, sir. Okay, sir. Thank you.
जैसे ही एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे आपका अपने आप बदल जाएगा सब कुछ, क्या आता है क्या नहीं आता है वो फिगर कर लेंगे एकदम से तुरंत, और कितनी आती है कितनी नहीं आती है वो सभी फिगर हो जाएगा फटाफट, वो सब याद होना शुरू होता है, उसके पहले याद नहीं होगा, याद रखिए, वो भूल जाएंगे बार बार, डेट You just send us question to practice. वो मैं आपको कल से ऐसे लगातार भेज ही रहा हूँ, करीबन 25-30 क्वेश्चन भेजता हूँ लगातार। अभी इसके Yes. क्वांटम को थोड़ा बढ़ाएंगे ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए, और हम कुछ टर्म्स लिखेंगे कल से कि ये 15 टर्म लिख रहा हूँ, इसको आप जो है सो अभ्यास कर लीजिए, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, तो ऐसे करके आपका रिविजन, एक तो खुद आप भी चाहते हैं कि हम क्या क्या सीख रहे हैं, एक हम जो कुछ बोलते हैं उससे भी लगता है चलो ठीक है ये 10 चीज हमारा टास्क हो गया, इसको कर लेते हैं, तो एग्जाम तक आपको लगातार मिलता रहेगा, उसके लिए फिक्र नहीं करेंगे। Okay. वो चिंता छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना, जब तक एग्जाम का डेट आपका क्लियर नहीं तब तक हम आपके साथ, और 25 को मिल रहे हैं संडे को सारा Q&A के लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है उसके लिए, ठीक है। और कोई बोलना चाहेंगे कुछ? खास तो संख्या भी कम है, ज्यादा लोग नहीं है। संतोष साहब यार नहीं है सर, नहीं, ठीक है। तो यदि कुछ और नहीं बोलना हो तो फिर ऐसा बोले बंद कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है। Okay, so Sunday we'll को- practice more and I will send you the questions if there's something I cannot solve, sir. I'll keep sending you if there's any issue. आपको ये लगता हो, किसी को भी लगता हो कि ग्रुप में लिखने में थोड़ा सा हिचक लग रही है तो कोई बात नहीं है, मेरा नंबर तो यही आपके पास में, हमको डायरेक्टली मैसेज भेज दीजिए, हम आपको डायरेक्टली रिप्लाई कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इंटरेक्ट करेंगे तो ज्यादा लर्निंग होगा, ये हम बोलना चाहते हैं, ठीक है ना। Yes sir, yes sir. इसको कीजिए जरा, अब ग्रुप में लिखेंगे तो और ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि सब लोग को कुछ फायदा हो जाता है उससे, हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। आप कुछ लिखते हैं बाकी लोग भी देखते ही है, इस बात को तय मानिए, देखते हैं। Yes, definitely, sir. So that's why I actually don't write the answers because everyone posts the answers. So like I can match my answers seeing from them only. हाँ ठीक है, डन, ठीक है, तो शुरू करते Okay, sir. हैं। एक चैप्टर खत्म हुआ है अभी, अब से तैयारी Q&A बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, एग्जाम तक चलेगा, ठीक है। Yes sir, yes sir. संडे को मिलते हैं हम लोग फॉर्मल, उसके पहले ग्रुप से। Sure. Right, sir. Okay, thank you, sir. Good Okay, night. good night sir. Good night, sir. Good night.